ओके क्लास, आज हम डाइजेशन और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। भोजन के विभिन्न अवयवों के बारे में मैंने आपको बताया था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल, खनिज लवण जिनको हम कह रहे हैं, और जल और विटामिन, और ये क्या कार्य करते हैं ये हमने लास्ट टर्न पर पढ़ लिया था। तो ऊर्जा जो है वो किस प्रकार से सिस्टम के अंदर लाई जाती है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इनको हम स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। दूसरे जो प्राणी हैं वो सब इनके ऊपर निर्भर रहते हैं। जो भी एनिमल हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और भोजन की प्रकृति के आधार पर कि वो किस प्रकार का भोजन लेते हैं उनको हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर या सेप्रोफेगस भी हम कह सकते हैं, मृतोपजीवी। ओके, हम भोजन क्यों करते हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि जो विभिन्न पदार्थ हैं वो रोल क्या होता है उनका। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है हमें, कि ऊर्जा देने का काम करता है, ग्रोथ और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये मुख्य कार्य हैं। ये हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं पिछली क्लास का। अब हम आ जाते हैं फूड प्रोसेसिंग के ऊपर कि किस प्रकार से प्राणी जो है वो भोजन अपने अंदर लेता है और किस प्रकार से उसका उपयोग करता है। इसके आधार पर हम इसको चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आपका इंजेशन, एक्ट ऑफ ईटिंग, जिसमें कि भोजन अंदर लिया जाता है। दूसरा पाचन, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे विस्तार से कि पाचन क्या चीज़ है। तो देखिए, हमने जो भोजन के साथ में हम जो अवयव ले रहे हैं उनमें से एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उसमें जल, खनिज लवण और विटामिन्स, ये बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के आसानी से शरीर के अंदर लिए जा सकते हैं, इसलिए इनका पाचन की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। लेकिन जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो कि जैसे हमने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन पहला चैप्टर जो पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा था कि ये लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल हैं और इनको हमें छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ जो है वो डाइजेशन है। इस चीज़ को आप ध्यान से याद रखना कि इसको हम अगर परिभाषित करें कि डाइजेशन क्या चीज़ है, तो हम ये कह सकते हैं कि डाइजेशन या पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ जो हैं उन भोज्य पदार्थों को सरल और ऐसे पदार्थों के अंदर कन्वर्ट किया जाना जो कि अवशोषित किए जा सकें। ओके, और इस क्रिया में एंजाइम की मदद ली जाती है जो कि जल अपघटन के द्वारा ये जो लार्जर मॉलिक्यूल जिनको हम कह रहे हैं मैक्रोमॉलिक्यूल, जो कि क्या हैं, पॉलीमर्स हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, इनको छोटी इकाइयों में या मोनोमर के रूप में कन्वर्ट जो है वो कर लिया जाता है। ओके, तो पाचन की एक परिभाषा जो है हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों का सरल पदार्थों में रासायनिक विखंडन होता है। एक चीज़ ऐड करनी है इसके अंदर कि ये क्रिया एंजाइम के द्वारा होती है। ओके, तो जब ये भोजन का जब पाचन हो जाएगा तो दूसरी स्टेप आती है उसके अवशोषण की, कि वो उसको किस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाया जाए। और उसके बाद आता है उसका एसिमिलेशन, कि वहाँ जहाँ पर भी इसका उपयोग है वहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लिया जाए, तो एब्जॉर्प्शन। और इसके बाद जो ऐसा भाग जो कि अवशोषण के योग्य नहीं है, जिसका पाचन नहीं हुआ है, ये जो बच गया है, इसको हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। इसको शरीर से डिफिकेशन की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पर ये पहली स्टेप हो गई आपकी इंजेशन, दूसरी स्टेप डाइजेशन, और तीसरी स्टेप इसमें जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और चौथी स्टेप में जो बिना पचा हुआ भाग है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, अब पाचन के प्रकार जो हैं उसको अगर हम देखें कि ये पाचन की क्रिया कहाँ हो रही है, उसके आधार पर इसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका इंट्रासेलुलर पाचन या अंतराकोशिकीय पाचन, ये सबसे सरल प्रकार का पाचन है। और जो विकास के क्रम में हम देखें अगर, तो जो निचले स्तर के जो जीव हैं जैसे प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और पैरासाइट, इनमें भोजन का जो पाचन है वो कोशिका के भीतर होता है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, अंतराकोशिकीय पाचन। इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल। अब पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, क्योंकि कोशिका के अंदर किस प्रकार से लिया जाएगा, अगर ठोस है तो फेगोसाइटोसिस के द्वारा, और अगर लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस के द्वारा। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा फर्स्ट चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। तो होगा क्या कि जो फूड वैक्यूल बनी है, जैसे अमीबा में
आपने देखा होगा कि वो अपने कूट पाद के द्वारा भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और एक फूड वेक्यूल या खाद्यदानी जो है वो बन जाती है। और भोजन के पाचन के लिए जो आवश्यक एंजाइम है वो लाइसोसोम के द्वारा इस खाद्यदानी में डाल दिए जाते हैं और वहाँ पर इसका पाचन होता है और जो पचित भाग है वो कोशिका के अंदर विसरण के द्वारा फैल जाता है और वहाँ पर उसका एसिमिलेशन कर लिया जाता है। ओके। और जो बिना पचा हुआ भाग है वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा वेक्यूल से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा जो विकसित प्रकार का पाचन है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये क्या है कि जो भोजन का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, जो भोजन नहीं कहें यहाँ पर, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं उनका जो ब्रेकडाउन हो रहा है मोनोमर्स के अंदर, वो सेल के बाहर की तरफ होता है। ये डाइजेशन आहार नाल के अंदर होता है, यानी कोशिका के बाहर होता है। और कोशिका जो कि आहार नाल की दीवारों में है वो एंजाइम सिक्रीट करती है आउटसाइड द सेल, यानी ल्यूमेन के अंदर, कैविटी के अंदर, वहाँ इसका पाचन होता है। तो यहाँ पर पाचन कहाँ हो रहा है? कोशिका के अंदर पाचन नहीं हो रहा है, कोशिका के बाहर पाचन हो रहा है। और पाचन के जो उत्पाद बने हैं जो कि मोनोमर्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, प्रोटीन में अमीनो एसिड के रूप में कन्वर्ट होंगे, और वसा जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और जिनको की बाद में एब्जॉर्ब जो है वो कर लिया जाता है। तो जिनमें आहार नाल पाई जाती है, यानी पहली चीज़ ध्यान रखिए कि ये उच्च जंतु हैं, जैसे क्रस्टेशिया हो गया, कीट्स हो गया, सिफेलोपॉड, ट्यूनिकेट्स और सभी वर्टिब्रेट्स में एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलिसिस किया जाता है और ये एंजाइम जो है वो बाहर सिक्रीट कर दिए जाते हैं ल्यूमेन के अंदर। ओके। तो इसके लिए हमारे पास में पाचन तंत्र की आवश्यकता जो है वो होगी। तो अगर हम शुरुआत से बात करें तो आपने देखा होगा कि हाइड्रा का उदाहरण देखा है आपने कि उसमें मुख और गुदा का कार्य केवल एक ही भाग जो है वो करता है। भोजन अंदर ले लिया जाता है, डाइजेशन हो जाएगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर आ जाएगा और वहाँ से वो बिना बचा हुआ भाग जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा जो चीज़ें हैं, धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा विकसित होता गया और इस प्रकार से अंत में कशेरुकियों में अगर हम देखें तो ये एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या जिसको हम आहार नाल कहते हैं वो बनाता है। ओके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्य भाग अगर हम देखें यहाँ पर, इसमें अलग अलग रीजन होते हैं और ये अलग अलग रीजन जो हैं वो अलग अलग कार्य करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो मुख्य भाग हैं इसके, वो हैं आपका मुख, उसके बाद में मुख गुहा, उसके बाद ग्रसनी, फिर ग्रास नाल, इसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन और फिर आ जाएगा आपका रेक्टम, मलाशय। इसके साथ साथ इसमें एंजाइम लेने के लिए कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो सहायक ग्रंथियां जो हैं वो होती हैं। इनके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पाचन तंत्र जो है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया, और जिसके बारे में मैंने आपको मुख से लेकर के और रेक्टम तक का भाग मैंने आपको बताया था, और जो दूसरी ओपनिंग है वो आपका एनएस होता है, जिससे बिना बचा हुआ भाग जो है वो बाहर निकल जाता है। तो दो कैटेगरी के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा सहायक ग्रंथियाँ। जो एलिमेंट्री कैनाल हैं उसमें मुख, ग्रसनी गुहिका या बकोफेरिंजियल कैविटी से स्टार्ट होकर के और मलाशय तक जाएगा। और ग्रंथियां की अगर हम बात करें तो उसमें लार ग्रंथियां, लीवर और पेंक्रियाज, ये मुख्य रूप से आते हैं। ओके। हम यहाँ पर मेमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने ये सारी, इस डायग्राम में आप ध्यान से देखें तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताने की कोशिश की है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल और जो सहायक ग्रंथियां हैं उनको भी एक एक करके, और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि ये सहायक ग्रंथियां करती क्या है, कि ये एंजाइम का सिक्रीशन जो है वो करती है, जो कि हाइड्रोलिसिस की क्रिया के द्वारा छोटे और अवशोषणशील पदार्थों के अंदर यानी मोनोमर्स के अंदर इसको कन्वर्ट करने का काम जो है वो करती है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है?
प्रोटीन को अमीनो अम्लों के अंदर ये कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट को शुगर के अंदर, और फैट को ग्लिसरॉल फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड के अंदर इनको कन्वर्ट करने का काम जो है इससे किया जाता है। आहार नाल में भोजन जो है वो किस प्रकार से आगे की ओर जाता है, इसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो गट जो है हमारी वो, उसमें स्मूथ मसल्स होती हैं और सर्कुलर लेयर्स जो हैं वो इसके अंदर पाई जाती है, और ये एक लॉन्जिट्यूडिनल लेयर जो है वो इसके अंदर होती है। इस डायग्राम के अंदर आप ध्यान से देखें इसको, तो इसमें मसल्स की दो लेयर जो हैं वो पाई जाती है। एक आपका सर्कुलर लेयर वलयाकार, और एक लंबाई में, जिससे कि इसको फैलने और सिकुड़ने में सहायता मिलती है, जिसको बाद में हम और डिटेल से स्टडी करेंगे। तो मूवमेंट जो है वो दो प्रकार के यहाँ पर होते हैं, एक आगे आपका सेगमेंटेशन और दूसरा पेरिस्टाल्सिस या क्रमाकुंचन जिसको कहा जाता है। तो सेगमेंटेशन क्या चीज़ है कि इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ स्मूथ मसल्स में अलग अलग भागों में संकुचन जो है होता है। देखिए यहाँ पर इसको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। जैसे भोजन यहाँ आया है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ और फिर वापस यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे कि भोजन जो है वो आगे की ओर चला जाएगा। तो इस प्रकार से भोजन जो है वो आगे की ओर चला जाता है। क्रमाकुंचन क्या है कि क्रमाकुंचन में धीरे धीरे भाग जो है फैलते और सिकुड़ते हैं, जिसके कारण से इसको आगे की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है। आमाशय में क्रमाकुंचन की क्रिया जो है वो देखी जा सकती है, जिससे कि भोजन जो है वो आसानी से मिल जाए एंजाइम के साथ में। ये आहारनाल के विभिन्न भाग हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। सबसे पहला भाग जो होगा वो भोजन को ग्रहण करने का काम करेगा, दूसरा कंडक्शन और स्टोरेज का काम करेगा, इसोफेगस हो गया आपका इसके अंदर। फिर अर्ली डाइजेशन और ग्राइंडिंग जो है वो आपका स्टोमक के अंदर होगा। फिर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पर ये टर्मिनल डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा, और अंत में इसमें जो भी पानी बचा हुआ है वो भी अवशोषित कर लिया जाएगा, और बिना बचा हुआ भाग जो है वो इससे बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, रिसीविंग रीजन्स कौन कौन से हैं? हमारे माउथ पार्ट्स यानी बकल केविटी से अगर हम स्टार्ट करें तो ये किस काम में आते हैं कि इसका मुख्य काम क्या है? फीडिंग एंड स्वेलोइंग, यानी भोजन को चबाना और निगलना, ये मुख्य रूप से ये भाग इसके अंदर आते हैं। इसमें हमारे मैंडिबल्स, जॉज यानी जबड़े, उनके ऊपर पाए जाने वाले दांत, और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके अंदर रेडुला या बिल्स भी हो सकता है। उसके बाद ये सब चीज़ें कहाँ हैं? हमारे बकल केविटी या माउथ के अंदर। उसके बाद गले में आपकी फेरिंग्स होगी, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो पाई जाती हैं, जो कि लुब्रिकेटिंग सिक्रीशन जो हैं वो सिक्रेट करती हैं, और इनके द्वारा भोजन जो है वो एक लसलसे पदार्थ के रूप में बना लिया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको देखना कि मनुष्य में 4 जोड़ी लार ग्रंथियां जो हैं वो पाई जाती हैं। पहला हो गया आपका इंफ्रा ऑर्बिटल। इंफ्रा ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया? इंफ्रा यानी नीचे, ऑर्बिट यानी आपकी नेत्रकोटर। ओके, तो ये वहाँ पर पाई जाती है। तो भोजन के पाचन की क्रिया जो है वो मुख्य गुहा से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से हम बात कर रहे हैं इसको कि जैसे आपने भोजन मुंह के अंदर लिया, उसको चबाते हैं दांतों की सहायता से, छोटे छोटे टुकड़ों में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस है। इसके साथ ही लार का सिक्रीशन होता है और 4 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहला हम कह रहे हैं यहाँ पर इंट्रा ऑर्बिटल ग्रंथि। तो ये होती कहाँ पर है कि ये नेत्रकोटर के नीचे होती हैं, और इसकी जो डक्ट है ये मोलर दांतों के पीछे खुलती है। ये ग्रंथियां मनुष्य में उपस्थित होती हैं। दूसरा हो गया आपका पैरोटिड ग्लैंड। तो ये एक जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है, बाहर ये एक्सटर्नल ईयर है ना, नज़र आ रहा है आपको? ये हमारा जो कान बाहर से नज़र आता है एक्सटर्नल ईयर है। ये ग्रंथियां बाह्य कर्ण के नीचे होती हैं, और हमारे ऊपर के जबड़े में जो इंसाइजर टीथ हैं उसके पीछे एक डक्ट के द्वारा खुलती है। इस डक्ट का नाम ध्यान रखें आप, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको स्टेनसन्स डक्ट
या स्टेन्स की नलिका के नाम से जाना जाता है। ओके, उसके बाद आ जाइए आप तीसरी प्रकार सब मैंडिबुलर यानी मैंडिबल के नीचे। तो ये जबड़ों के कोनों में होती है और इसकी डक्ट का नाम भी ध्यान रखिए, वार्टन की नलिका या वार्टन्स डक्ट। ये एग्जाम में 2 बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनकी जो नलिका है उसका नाम बताइए, सब मैंडुलर ग्लैंड की नलिका का नाम बताइए। तो वार्टन डक्ट के द्वारा ये निचले जो इंसाइजर दांत होते हैं उनके पीछे खुलती है, और ये वर्टिब्रेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो रेबिट और हॉर्स में ये एब्सेंट होती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। एक हो गया आपका चौथी और लास्ट ग्लैंड, वो है आपका सबलिंगुअल ग्रंथियाँ। तो ये जीभ के नीचे होती है और इसमें छोटी छोटी वाहिनियों के द्वारा खुलती है, और ये आपका चूहा, मोल और छछूंदर में उपस्थित होती है। तो देखिए ये 4 प्रकार की ग्रंथियाँ जो हैं वो हो गई हैं। एक बार वापस बता दूं मैं आपको, इंफ्रा ऑर्बिटल, दूसरा पैरोटिड, और तीसरा मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, और चौथा सबलिंगुअल। इसमें से आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो आपका स्टेनसन्स डक्ट, ये पैरोटिड ग्लैंड या उपकर्ण ग्रंथियाँ, देखिए नाम से आप कंफ्यूज मत हो। आप ये ध्यान रखिए कि हमारे मुख के चारों ओर जो अंग हैं जो नज़र आते हैं हमारे को, एक तो क्या आँख हो गई आपकी, है ना, दूसरा आपका कान हो गया, और तीसरा आपका जबड़े हो गए, और जीभ हो गई। इनके साथ ये एसोसिएटेड है। तो पहला जैसे हमने कहा कि आपका आँख, तो वहाँ क्या हो जाएगा, इंफ्रा ऑर्बिटल, कान से पैरोटिड, और जबड़ों से सबमैंडिबुलर, और जीभ से सबलिंगुअल, अधे जीवा। ओके, तो 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं, स्टेनसन्स डक्ट और वाटसन्स डक्ट। इनके ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। ओके, तो जो लार ग्रंथियां करती क्या है कि ये सलाइवा का निर्माण जो है वो करती हैं। अब सलाइवा के काम क्या हुए कि ये जो ग्रंथियां हैं सलाइवरी ग्लैंड, एक लुब्रिकेटिंग सिक्रेशन जो है वो करती हैं। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसमें से एक जो है वो है आपका अमाइलेज एंजाइम। जैसे आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा कि भोजन को अगर हम लगातार चबाते रहें काफ़ी समय तक, तो वो धीरे धीरे हमें, रोटी को अगर आप लगातार चबा रहे हैं तो वो मीठी लगने लग जाती है। ओके, और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ओके, और ये जो माल्टोज है, इसको माल्टेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो भोजन का पाचन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। दूसरी चीज़ कि लार जो है भोजन को नम और लसलसा बनाती है, जिससे कि हम इसको आसानी से निगल सकते हैं। तीसरी चीज़ कि लार की वजह से हमारी बकल कैविटी जो है वो नम बनी रहती है, गीली बनी रहती है, जिससे हमें बोलने में आसानी होती है। अगर हमारी, आप कल्पना करिए कि हमारा जो मुंह है वो पूरी तरह से सूख जाए अंदर से, तो आपकी जीभ का जो मूवमेंट है वो प्रभावित होगा और हम बोल नहीं पाएंगे। इसके अलावा लार क्या करती है कि भोजन का स्वाद का ज्ञान कराने में भी हमें मदद करती है। जीभ के ऊपर टेस्ट बड होती हैं, और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो केमिकल हैं वो डिज़ोल्व होना जरूरी है। ओके, और इसके अलावा ये ताप नियमन में भी मदद करती है। जैसे कुत्ते को आपने देखा होगा कि वो मुंह खोल करके और गर्मी के दिनों में हाँफता रहता है, तो वहाँ से एवापोरेशन होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होता है, और टंग के अंदर क्या होता है, हाईली वेस्कुलराइज्ड होती हैं ये, तो उसके कारण से टेम्परेचर जो है वो कम होने लग जाता है। तो अमाइलेज मैंने बताया आपको, एक प्रैक्टिकल है हमारे, वहाँ पर हम इसके बारे में, अमाइलेज एक्टिविटी के बारे में, लार में पाए जाने वाले एंजाइम के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि स्टार्च के साथ में लार को मिलाया जाता है और उसको थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, तो वो उसका पाचन कर देगी। और 2 टेस्ट, आयोडीन टेस्ट और आपका बेनेडिक्ट टेस्ट, इनसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें पाचन की क्रिया हुई है या नहीं हुई है। आप जानते हैं कि स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ में नीला रंग देता है, तो अगर नीला रंग आ रहा है इसका मतलब ग्लूकोज नहीं बना है। और जो बेनेडिक्ट के साथ में अगर हम क्रिया करवाते हैं इसकी, तो फिर ये आपका ब्रिक रेड कलर दे देता है अगर ग्लूकोज बना है तो, है ना। इसके बारे में हम प्रैक्टिकल में और चर्चा करेंगे।
तो टंग जो है वो क्या काम करती है, हमारा फूड को मैनिपुलेशन का काम करती है और उसको निगलने में मदद करती है, और कीमो रिसेप्टर होती है ये, क्योंकि हमारी टेस्ट बड जो है उससे हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। ये सब चीज़ें आपने कभी काफ़ी बार एक्सपीरियंस की होगी कि जैसे आप कोई भी मुंह में कोई कड़वा आ जाता है तो हमें जल्दी से उसका पता चल जाता है। ओके, अब लार का नियंत्रण, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें हम ये देख लेते हैं कि लार का नियंत्रण जो है वो किस प्रकार से होता है। तो दो प्रकार से इसका नियंत्रण जो है वो हो सकता है। एक तंत्रिका तंत्र के द्वारा, इसमें इस श्रावण में कोई भी रासायनिक या हार्मोनल नियंत्रण नहीं होता है, और लार जो है वो अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाओं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये दो प्रकार का ये होता है। कैसे? पहला है आपका अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। इसमें भोजन के आहारनाल में पहुंचने पर वो जो स्पर्श कर रहा है उससे उत्तेजना होती है। ये बच्चे में जन्म के तुरंत बाद जो है वो देखी जा सकती है। दूसरी चीज़ है कंडीशनड रिफ्लेक्स। इसमें लार श्रवण की क्रिया हमारे जो पहले के एक्सपीरियंस हैं उनसे प्रभावित होती है। थर्ड ईयर में आप इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट है वो बिहेवियर वाले में है आपके, तो या नाम सुना हुआ होगा आपने पहले कि कुत्ते को अगर भोजन दिखाया जाता है तो उससे लार आने लग जाती है। उसको उसने एसोसिएट कर लिया था घंटी की आवाज़ के साथ में, तो घंटी बजेगी तब भी वो अनुमान लगा लेता है कि भोजन आने वाला है ना। तो ये जो है वो आपका प्रतिबंधी प्रतिवर्ती या कंडीशनल रिफ्लेक्स जो है वो कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि भोजन को देखने से, उसकी गंध के से, उसके बारे में सोचने से ही हमारा जो लार जो है वो सिक्रीट होने लग जाती है। तो ये प्रतिबंधी क्रिया जो है वो कहलाती है। ओके, अब इसके बाद जो है हम आते हैं कि भोजन का कंडक्शन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो आगे वाला जो कंडक्शन और स्टोरेज रीजन जो है वो आ जाएगा। तो इसोफेगस या ग्रास नाल जिसे कहते हैं, वहाँ भोजन कब जाएगा? जबकि हमने उसको मुख के अंदर चबा करके अच्छी तरह से और उसको लसलसा बना दिया है, सेमी सॉलिड बना दिया है। और ध्यान रखिए ये इसको एक टर्म दी गई है जिसको कि बॉलस जो है वो कहा जाता है। वर्टिब्रेट में अलग अलग प्राणियों में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। जैसे हमारे अंदर क्रॉप जो है वो नहीं पाई जाएगी, बर्ड्स में क्रॉप पाई जाती है। तो ये क्या करती हैं कि वहाँ पर भोजन जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर हो सकता है, और वहाँ काइटिनस प्लेट्स होती हैं जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि बर्ड्स का जो भोजन है वो, जैसे ग्रेनिवोरस बर्ड्स हैं अगर वो, तो वो काफ़ी हार्ड होगा, तो उसको सॉफ्ट और उसको मेस्टिकेट करने का काम, क्योंकि उनमें दांत नहीं होंगे तो मेस्टिकेट करने, लेकिन हमारे में दांत हैं तो हम आसानी से पहले से ही उसका मेस्टिकेशन जो है वो कर लेते हैं। ओके, तो ये जो भोजन इस प्रकार से लसलसा बन गया है, इसको इसोफेगस की ओर धकेला जाता है, और ये क्रिया वॉलंटरी होती है। और छोटे छोटे बोलस के रूप में हम इनको छोटे छोटे भागों के रूप में अपने आमाशय के और इसको धकेलते हैं। ओके, तो स्टोमक जो है वो एक इनिशियल डाइजेशन का काम जो है वो वहाँ पर करता है। और इसमें क्रमाकुंचक गति जो मैं बता रहा था आपको कि जो मसल की एक सर्कुलर लेयर, एक लॉन्जिट्यूडनल लेयर होती है, तो भोजन जब आमाशय के अंदर प्रवेश करता है किससे, इसोफेगस से, तब क्रमाकुंचन गति होती है जिसके कारण से वो आगे की ओर बढ़ जाता है। और जिन जंतुओं में गिजाड़ होती है वहाँ पर मसल्स हो पाई जाती हैं, जो कि गिजाड़ की जो प्लेट होती हैं वो घूमती हैं और उससे भोजन का एक मैकेनिकल डाइजेशन वहाँ पर और हो जाता है। स्टमक की अगर हम बात करें कि भोजन का जो है वो आमाशय में आ जाता है जब भोजन इसोफेगस से, तो इसकी जो लाइनिंग होती है वो उसमें म्यूकस होता है। तो भोजन के आने के बाद में कई प्रकार के एंजाइम जो हैं वो सिक्रेट किए जाते हैं। बाद में इनके मैकेनिज्म के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो वो हमारे आमाशय की दीवारों को नहीं पचा ले, क्योंकि आमाशय की दीवारें भी क्या होगी, उसके अंदर भी प्रोटीन होगी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वो प्रोटीन को पचा सकता है तो आमाशय की दीवारों को क्यों नहीं पचाता है। तो वो ध्यान रखें कि वहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को दूर रखने का काम करती है। आमाशय में जो भोजन का पाचन जो है वो जठर रस के द्वारा होता है, और यहाँ जठर ग्रंथियाँ कहलाती हैं ये। इसके बारे में सबसे पहले जो विवरण है वो ब्योमॉन्ट के द्वारा दिया गया था। पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कि उसने भी इसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी हैं। तो भोजन
आमाशय को जो है हम तीन भागों के अंदर, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, तीन भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं, ऊपर वाला भाग कार्डियक, नीचे फंडिक और फिर पाइलोरिक। यहाँ पर अलग अलग भागों में अलग अलग ग्लैंड्स जो हैं वो पाई जाती है, जो कि सम्मिलित रूप से एक जूस जो सिक्रेट कर रही है उसको जठर रस, डाइजेस्टिव जूस या जठर रस जो है वो कहा जाता है, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस। जो कार्डियक भाग है ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, उसमें अगर आप देखें यहाँ पर तो ये इसके अंदर सिंगल या रेसिमोस ग्लैंड्स जो हैं वो होती हैं, जो कि वास्तव में क्या हैं, कॉलमनर ग्रेनुलर सेल्स, स्तंभाकार कणिकीय कोशिकाएं से स्तरित होती हैं और ये श्लेष्मा का स्रावण करती है, जिससे कि भोजन जो है वो आगे की ओर आसानी से बढ़ सके। दूसरा भाग में आ जाइए आप, यहाँ पर फंडिक ग्लैंड्स होती हैं। फंडिक ग्लैंड्स में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं, सिक्रेटरी सेल्स। मुख्य कोशिकाएं, इनको सेंट्रल सेल या जाइमोजन सेल्स कहते हैं। ये पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, इन तीन एंजाइम का सिक्रीशन जो है वो करती है। पेप्सिन के बारे में हम बाद में और पढ़ेंगे कि ये प्रोटीएज एंजाइम है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने का काम ये करता है। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स। ये कोशिकाएं HCl का सिक्रीशन करती है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर पाइलोरिक भाग में कुंडलित जो है वो नलिकाएं होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, और ये भी कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स ही होंगी। तो ये कोशिकाएं पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस का सिक्रीशन जो है वो करती है। अब हम आ जाते हैं टर्मिनल डाइजेशन की वाले भाग के ऊपर। या चलिए इसके पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि पेप्सिन क्या काम करता है। जो एंजाइम अभी तक सिक्रीट हुए हैं वो है आपका पेप्सिन और रेनिन। ये पेप्सिन जो है ये चीफ सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है और चार एंजाइम का समूह होता है, जिनको फर्स्ट, सेकेंड ए, बी और थर्ड, इस तरह से ये चार एंजाइम हो गए हैं। तो आमाशय की जो पूरी सतह है वो पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती है, जो कि सेकेंड और थर्ड वाला जो है वो कार्डियस और फंडस के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। पेप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव होता है, और ये कब एक्टिव होगा, HCl की उपस्थिति में। और HCl कौन सिक्रेट कर रहा है, आपका चीफ सेल्स जो हैं वो इसको सिक्रेट कर रही हैं। ओके, तो पेप्सिन जो है वो पहले पेप्सिनोजन के रूप में सिक्रेट होगा और HCl की उपस्थिति में इसको पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को प्रोट्यूजेज और पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट करता है। दूसरा एंजाइम हो जाएगा आपका रेनिन, या इसको काइमोसिन भी कहा जाता है। ये चीफ सेल के द्वारा सिक्रेट होता है और प्रोरेनिन के रूप में सिक्रेट होगा। HCl जो है वो इसको रेनिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को पचाने का काम जो है वो करता है। कैल्शियम की उपस्थिति में ये कैल्शियम के साथ में मिलकर के पैराकेसिनेट जो है वो बना देता है। और एक और एंजाइम होता है लाइपेज। तो तीन एंजाइम हो गए हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, जो कि आमाशय के अंदर जो जठर रस है उसके साथ में ये आ रहे हैं। ओके, लाइपेज क्या काम करता है, वसा को पचाने का काम। लिपिड और ASE एंजाइम का नोमेनक्लेचर का जो है ये एक तरीका है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर वसा का पायसीकरण जो है वो नहीं हो रहा है। वसा का पायसीकरण आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर के और होता है। ओके, एक और चीज सिक्रेट होगी, म्यूकस। जैसे मैंने कहा था कि ये भोजन को नम रखता है और आमाशय की दीवारों को बचाने का काम ये करता है HCl से। और एक और कारक जो है वो सिक्रेट होता है यहाँ पर, इसको आंतरिक कारक कहा जाता है या केस्टल फैक्टर भी इसको कहा जाता है। ये भोजन में विटामिन B12, रेड वेन मैरो से लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण और मैच्योरेशन में सहायक होता है। इसके बारे में हमने लास्ट में चर्चा की थी। अब HCl का निर्माण जो है वो इसमें किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो एक बार मैं आपको इसका जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है उसको मैं बता देता हूँ। या चलिए हम पहले ऐसा करते हैं कि जो पानी हम ले रहे हैं वो आप जानते हैं कि उसका डिसोसिएशन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, और जो बाइकार्बोनेट बने हुए हैं वो OH के साथ क्रिया करके पानी बना देते हैं वापस, और जो कार्बोनेट आयन जो है वो हमें मिलता है। जो पैराइटल सेल्स हैं उनके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज।
ये इस जल और कार्बन डाइऑक्साइड से आपका बाइकार्बोनेट जो है वो बनाता है। तो ऑक्सीजन और बाइकार्बोनेट के संयुग्मन से पेराइटल कोशिकाओं में पानी और बाइकार्बोनेट आयंस का निर्माण जो है वो होता है, और ये दोनों ही प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं। तो प्लाज्मा का पीएच जो है वो बढ़ जाता है और इसको एल्कलाइन टाइड कहा जाता है। अब क्या होगा कि पेराइटल कोशिकाओं में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से कैरियर मैकेनिज्म के द्वारा क्लोराइड आयन जो हैं वो अंदर की ओर आएंगे, और उसको बैलेंस करने के लिए आपका बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है। और अंत में क्या होगा कि आपका हाइड्रोजन आयन और जो क्लोराइड आयन है ये कैनालिक्यूली में मिलकर के HCl बनाता है। HCl क्या करेगा कि ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, और भोजन के साथ में जो बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं जैसे उनको नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। और दो जो काम इसके बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताए थे भी कि ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन के अंदर कन्वर्ट करता है, और पेप्सिन जो है वो केवल अम्लीय माध्यम में ही क्रिया कर सकता है, इसलिए ये अम्लीय माध्यम भी प्रदान करता है। इसके अलावा जो लास्ट पार्ट है आपका पाइलोरिक स्टोमक, उसमें जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसको खोलने और बंद करने में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल जो है वो होता है। ओके, तो इसके बाद भोजन जो है वो इसका गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन जो है वो किस प्रकार से कंट्रोल होता है, तो 3 फेजेज जो हैं वो हम इसकी बात कर सकते हैं। एक सिफेलिक फेज, देखिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम इसको स्टेप्स में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो कल हम जो रेगुलेशन है गैस्ट्रिक जूस का उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।